हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग देखे थे रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के ऊपर देखे थे। इस लेक्चर्स में आप देख रहे होइएगा पीछे बोर्ड पे, आज इस लेक्चर्स में लेके आए हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर जो है। अब जैसे रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दिए थे, एक एक हर एक टॉपिक पे जो है क्वेश्चन है। ये उम्मीद है कि अगर आप एक बार मेरा लेक्चर वो देख लीजिएगा तो चाहे जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो लेक्चर्स करा रहे हैं, फिर आपको दूसरे किसी लेक्चर्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो उसी तरीके से इस वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। और ये सारे ही एक एक टॉपिक जो हमने आपको जो है पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा है कि एक एक टॉपिक के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आपका जो है सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको देखते हुए जितना भी जो है आपका जो कुछ गेस क्वेश्चंस वगैरह जो है, जो नोट्स से रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर जो है। तो बने रहे हैं शांति निकेतन क्लासेस के चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको एक बार कर दीजिए। और सारे है जो जितने भी जब आपका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कराए हैं, यानी उसमें 2 लेक्चर था इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का, वो भी देखे, करंट, मतलब सारे देखिए सर। इस लेक्चर्स में देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स, ठीक है, 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स एंड ऑफ इंटेंसिटी 2I and 8I प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। क्वेश्चंस कहा कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वेव है जिसका इंटेंसिटीज अलग अलग है। लेट सपोज कीजिए एक का इंटेंसिटीज यहाँ पर दिया हुआ है I1 मान लेते हैं हम लोग, 2I दिया हुआ है और I2 दिया हुआ है 8I, करेक्ट। कहा कि इसमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, मतलब एक जो रिजल्टेंट इसका जो इंटेंसिटी निकालेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आइए इसको समझाते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है कि आई का जो फार्मूला होता है वो होता है आई रिजल्टेंट कहिए या आई मैक्सिमम मिनिमम, इसी से आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा, मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल के लिए जो इसमें फाई का जो वैल्यू जो होता है, ध्यान रखना है सर, इस मैक्सिमम पॉसिबल के जब भी बात करेगा तो फाई का वैल्यू जो होता है इसमें सर वो होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से डॉट 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 ऐसे होता है। ये लास्ट तक 2n पाई तक चला जाएगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह की बात हम लोग जो आगे करेंगे तो, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में ये होता है। अब देखिए फाई का वैल्यू 0 यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0। अब जैसे ही फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे I1 के जगह पे 2I, ठीक है, प्लस 8I प्लस 2 अंडर रूट 2I इंटू 8I, 2I इंटू 8I, और यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है सर। इसका देख लीजिए 2I और जो है 8I मिलकर के 10I हो गया, प्लस 2 अंडर में रूट में हो गया सर 16I स्क्वायर। तो इसमें 16 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे I जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा सर I। तो यहाँ से निकल के क्या निकल के आया सर, ध्यान दीजिए, 10I प्लस 2 इंटू 4 इंटू I। अब देखिए 4 इंटू I इंटू 8I यानी कि 10I प्लस का 8I मिलकर के कितना I हो गया, 18I। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू था यहाँ पे जो I मैक्स था, क्योंकि देखिए रिजल्टेंट फार्मूला तो आप ये याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, रिजल्ट। उस समय मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, उस समय क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब इसमें रखे क्या कि अब मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ फाई का वैल्यू रखिए 0। अगर यहीं पे जो मिनिमम पूछता क्वेश्चंस में, ये भी ध्यान रखना, तो वहाँ पे फाई का वैल्यू पाई रखते हैं, ठीक है, पाई आपका 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से। तो अभी तो मैक्सिमम पूछा, रिजल्टेंट वैल्यू आया 18I, यानी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया 18I। आपको पहले से पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन हम इसमें जो बताते हैं उसका फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये मत समझिए कभी भी कि अगर 30-35 एक लेक्चर्स में जो है आपका ऑब्जेक्टिव है तो 30-35 है। आप ये समझिए कि 30-35 है तो उससे रिलेटेड जितना भी जो है ऑब्जेक्टिव होगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। तो इसी तरीके से आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। इस फार्मूला को आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज,
ये फॉर्मूला होता है सन्स रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सन्स आर इज इक्वल्स टू, यानी कि ये रिजॉल्विंग पावर आर पी इज इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 म्यू, म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो गया, लेमडा वेवलेंथ हो गया, और थीटा जो है उसके दोनों के बीच का इस तरीके का एंगल होता है, हाफ एंगल ऑफ कोण होता है। ठीक है, तो वो थीटा हो गया, यानी 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 के ऊपर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि लाइट वेव्स ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 64:1, इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया है 64:1, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, एक इंटरफेरेंस बना रहा है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। इसने पूछा कि तो फिर इंटेंसिटी दे दिया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है आपका शॉर्ट ऑप्शन टाइप में भी देखने को मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो मिलता ही मिलता है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल करेंगे। इसी तरीके से एक एक लेक्चर्स का जो है, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर जो है आप उसको एक्सप्लेनेशंस के साथ इसको जो है लिखा कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड यदि अगर क्वेश्चन आता है वो भी आपका कंप्लीट। वैसे हम इतना सारा क्वेश्चन डाल भी दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सारे इसमें जो है कवर्ड हो जाएंगे। अब देखिए सर, यहाँ पे कुछ इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में इंटेंसिटीज दिया रहे या जो है फ्रिंज विर्थ जो है उसका विर्थ दिया रहे, विर्थ भी देता है विर्थ का रेशियो क्या है उस पर इंटेंसिटी पूछेगा, तो उसका देखिए या एम्पलीट्यूड के केस में भी, तो देखिए इसमें क्या होता है I1/I2 अलग अलग इंटेंसिटी है, इसका रेशियो होता है एम्पलीट्यूड के साथ A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू W1/W2। ये विर्थ है, और A1 A2 यहाँ पे जो A जो है यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से तो ये रिलेशंस एक होता है इस तरीके से। ठीक है, और ध्यान देना ये इंटेंसिटीज है अलग अलग, ये मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी नहीं है, ये सिर्फ इंटेंसिटीज है अलग अलग। तो I1/I2 A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया सर W1/W2 हो गया। अब देखिए सर इस कंडीशंस में अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा पूछा कि I max बाई I minimum फिर क्या होगा। तो ध्यान देना है इसमें जब I max I minimum की बात करेंगे तो ये होता है I max डिवाइडेड बाई I minimum इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए सर यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये होता है सर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो ये आपका एक जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यानी कि क्वेश्चंस में यदि आप A1 A2 एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला में रह करके आप उसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उसके बाद जितना रिलेटेड इससे जो क्वेश्चंस होगा वो आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन में दे दिया इंटेंसिटी, मतलब क्वेश्चन में दे दिया I1/I2 दिया हुआ है I1/I2। देखिए यहाँ पे I1/I2 64:1, 64:1, और ये किसके विर्थ में इसकी जब बातें करेंगे एम्पलीट्यूड के लिए, तो एम्पलीट्यूड के साथ इसका क्या रिलेशन हो जाएगा A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 A2 चाहिए तो ये भी स्क्वायर है, तो इस दोनों पे स्क्वायर है तो ये दोनों का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, A1/A2 का होल स्क्वायर पहले वाले रिलेशन से ले लिए, और इसके साथ रिलेशन करेंगे इस दोनों के साथ, तो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 जो है वो हो गया √64/1, यानी कि ये निकल के आ गया 8/1। करेक्ट, A1/A2 का रेशियो निकल के आ गया 8/1। अब इसका ऐसे बना लीजिए A1 इज इक्वल्स टू, देखिए A1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 × 1 1 और 80 × 8 × 8 A2, इस तरीके से, यानी A1 का वैल्यू एक रिलेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, A1 इज इक्वल्स टू 8 A2।
ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस रिलेशन में क्या कीजिए, a1 के जगह पे 8a2 रख दीजिए और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए उस रिलेशन में रखे तो i मैक्स बाई i मिनिमम जो आया वो ध्यान दीजिए एसेंस, यहाँ पे a1 के जगह पे रखेंगे 8a2, तो 8a2 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए 8a2 माइनस, ध्यान दीजिए a2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8a2 प्लस a2 9a2, तो 9a2 का स्क्वायर यानी 9a2 का होल स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 8 माइनस 8 यानी 7a2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a2 का स्क्वायर यानी कि 81 a2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 a2 का स्क्वायर। a2 का स्क्वायर से a2 का स्क्वायर गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 81 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो यानी कि i मैक्स बाई i मिनिमम का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 81/49। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि देखिए ए बी यानी ऑप्शन सी में जो है इसका करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है कि इसका जो है रेशियो होगा 81/49। आप जो क्वेश्चंस कर रहे होइएगा तो आपको एक क्वेश्चंस का लेवल, यही नहीं पिछले जितने भी लेक्चर जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर है उसका आप जब क्वेश्चंस का लेवल देखे होइएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये कंप्लीट लेवल है, इससे ऊपर उठ के कभी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। ठीक है, सब टाइप का क्वेश्चन उसमें आपको हम इंक्लूड किए हुए हैं। कुछ थ्योरी का भी है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड, खासकर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसका भी जो कॉन्सेप्ट के साथ जो है उसको बताते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 81/49 इसका आ गया एज इट इज। इसको एक बार जो है आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो है सब जितने भी CBSE है या फिर जो है स्टेट बोर्ड है सबका जो है लगभग डेट आ ही गया है सर, तो आई होप आप लोग का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड रखना है, सब्जेक्टिव तो रखना ही रखना है। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप गलती करते हैं तो फिर वहाँ पे 0 मिलता है। तो इसीलिए उसमें ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव जब भी आप जो है सॉल्व करें, मतलब इतना कमांड लेके बैठे कि ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चंस लगभग जो आउट ऑफ आउट आपका जो है पूरा का पूरा करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखते हैं। कहा कि विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट डेट इमर्जेज फ्रॉम अ डिस्टेंट लार्ज सोर्स। ठीक है, यानी कि अब किस टाइप का वेव फ्रंट होता है, तो उसमें होता है बस डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इन YDSC। YDSC का मतलब हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, यानी फ्रिंज विड्थ की बात किया हुआ है कि उसमें उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसको एक बार मिटाते हैं। ऐसे इसका फार्मूला होता है डी का ऑप्शन डी हो जाएगा, बीटा इसी को फ्रिंज विड्थ डिनोट करते हैं, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है। करेक्ट है सर, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे देखिए सर लैम्डा जो है वो तो वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और जो कैपिटल डी है ये ध्यान रखना है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। ये जो डी जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये इसलिए लिखवाए ना कि इसमें क्वेश्चन में दे देगा कभी कभी कि इसका जो है स्लिट और जो स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ठीक है, स्मॉल डी जो होता है वो होता है फ्रिंज विड्थ, ये 2 फ्रिंज का जो है बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि स्मॉल डी जो हो गया ये होगा फ्रिंज विड्थ, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। ठीक है, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन कि ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, क्योंकि ये इस तरीके से पूछेगा ना कभी कभी जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स को हाफ कर देगा या फिर जो ट्राइस कर देगा। कुछ कैपिटल डी जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर देगा और पूछ लेगा कि बताइए फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो इसीलिए जो है ये लिखना जरूरी है, इसके बारे में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें देखिए ब्राइट और डार्क फ्रिंज दोनों के लिए ही जो यही फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, आई होप आप सब
जो है इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर रहे होंगे बाय कॉन्सेप्ट से। लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट waves of intensity I and 4I produce interference, calculate minimum possible intensity। अब की बार जो है इस क्वेश्चन में बोल दिया कि मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अभी जो जस्ट जो पिछले स्लाइड में एक फार्मूला था, ये फार्मूला आपको दिए थे कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब देखिए मिनिमम पॉसिबल बोला तो फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंशिएशन पाई ले लीजिए। ठीक है, और I1 I2 का वैल्यू दिया है, I1 दिया है I, और यहाँ पे I2 दे दिया है आपका 2 4I के बराबर। इसको रखिए इस वैल्यू में जो है, और इसको जो है कैलकुलेट करके बताइए कि इसका एक बार चेक कीजिए कि कितना वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन इसका मिलाइए। ठीक है, उसी तरीके से जैसे देखिए अब उसमें क्या लिए थे, अब एज ए टीज यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए I प्लस 4I प्लस 2 इंटू I इंटू 4I कॉस पाई। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉस पाई का वैल्यू -1 के बराबर होता है। I प्लस 4I 5I प्लस 4I स्क्वायर, तो 4I स्क्वायर अंडर रूट में से निकलेगा तो 2I निकलेगा, तो 2 इंटू 2I ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2I इंटू ये कॉस का वैल्यू मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या हो गया 5I, और यहाँ पे 4I तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 4I, तो यहाँ पे निकल के आ गया I। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू जो निकल के आया यहाँ पे देखेंगे ये I मिनिमम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस का वैल्यू हम लोग पाई ले लिए हैं, तो वो निकल के आया ऑप्शन नंबर सी यानी कि I। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, करेक्ट है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एज इट इज देखिए जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उस तरीके से कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं तो बड़े आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। 2 स्लिट्स आर मेड 2 mm अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे। ठीक है, स्लिट का डिस्टेंस दे दिया है 2 स्लिट का। अभी उस क्वेश्चन वाला जो देखे थे बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, स्लिट के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल d दिया हुआ है 2 mm, स्क्रीन प्लेस 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस स्लिट, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। उसके बाद कहा कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ व्हेन 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या सारा वैल्यू दे दिया है, इसको एक बार मिटाते हैं ऊपर से, इसको करते हैं, यहाँ पहले सब वैल्यू लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल d दिया हुआ है 2 mm, चेंज कीजिएगा तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। कैपिटल D दिया हुआ है 2 मीटर, ये तो करेक्ट है, यूनिट भी सही है। लेमडा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, बना सकते हैं। अब देखिए 4000 दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4000 इंटू 10⁻10 मीटर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर भी लिखे, 30 इधर जा करके माइनस हो गया, सारा वैल्यू आ गया। जस्ट इसमें पुट कीजिए और इसका गेट कीजिए आंसर। देखिए यहाँ पे बताते हैं देखिए अब यहाँ पे बीटा जो निकल के आया है, क्या निकल के आएगा, लेमडा के जगह पे रखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻7, करेक्ट है। उसके बाद जो है कैपिटल D के जगह पे 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d 2 इंटू 10⁻3, 2 से 2 यहाँ गायब हो गया। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, और इसमें से -7 में से +3 घटाइएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻4 जो है मीटर हो गया। ठीक है, इसको mm में चेंज कीजिएगा तो 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं सब सारा वैल्यू हमारा मीटर में, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा देखिए ऑप्शन सब mm में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यदि अगर mm में दिया हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो 4 इंटू mm के लिए 10⁻³ इसमें से कम करना पड़ेगा, तो 10⁻³ कम किए तो 10⁻1 mm हुआ,
10⁻⁻1 10 से डिवाइड करेंगे 4/10 यानी कि 0.4 mm। यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया वो आया आपका ऐसा 4/10। ठीक है, तो 4/10 यानी कि 0.4 mm। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से आपका जो है ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, जैसे जो वैल्यू यहाँ पे 0.4 mm आपका निकल करके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को बनाना है, मैच कराना है। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अप टू वेव्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए पूछा है सर। अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए बातें करें तो देखिए ऑप्शन में इसका ऐसे अगर देखें ना तो इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे देखिएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं डेल एक्स निकालते हैं तो वो होता है 2n-1। ये बहुत सारे ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव है 2n-1 λ/2 आता है, और ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत जगह देखे हैं सर। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन नहीं है तो ये अब देखिए इसमें वैल्यू जो रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे आप वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑड मल्टीपल टाइप से आएगा। 2 रखिएगा तो भी ऑड मल्टीपल टाइप से आएगा। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल टाइप से यदि अगर आपका वैल्यू आ रहा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रख सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू इसको जो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। नहीं कहीं कहीं अगर ये दिया रहेगा तो ऑप्शन जो है आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑड मल्टीप्लिकेशन किसका है, दोनों में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, λ/2 का है। तो देखिए इसीलिए इस क्वेश्चन को भी यहीं पे हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस विल बी, देन द पाथ डिफरेंस, मतलब यहाँ लिख दीजिएगा देन द पाथ डिफरेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है सो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ऑड कैसे सर, किसी में भी वैल्यू रखिए, अगर यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4-1 क्या हो जाएगा सर 3 λ/2। देखिए 3 λ/2 ऑड की तरीके से आ रहा है। 3 रखिएगा तो 3 3 जा 9-1 कितना होगा 8। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 3 2 जा 6-1 यानी 5, तो यानी 5 रखिए 5/2 ऐसे लेम उसी तरह। अब क्वेश्चन से कि यहाँ पे भी सर रखेंगे तो क्या ऑड आएगा, यहाँ पे भी ऑड आ जाएगा ऐसा, इसीलिए यह आंसर जो है यहाँ पे लगाया गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ना इसमें अगर 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 और +1 5/2 आ गया। अगर यहाँ पे जो है 2 रखिएगा तो 1 रखिएगा 2 × 1 2 और +1 3/2, तो यहाँ पे भी ऑड मल्टीप्लिकेशन, तो इस वजह से भी जो इसका आंसर जो है 2n+1 λ/2 लिए थे, और इसमें ऑड मल्टीपल आपका क्या आ गया λ/2 के बराबर आ गया। करेक्ट है सर। चलिए अब आइए सर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस डेल एक्स क्या होगा, तो इसका रिलेशन होता है फाई इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ देख लीजिए ऑप्शन मैच कर लीजिए, सब तो लिखा ही हुआ है, फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल एक्स, ये इसका जो है रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सी था 9 क्वेश्चन का, और 10 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका ए था। याद रखना है 2π/λ इंटू डेल एक्स के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सारे क्वेश्चंस को भी आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट उसमें जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। आज ऑफलाइन क्लासेस में सुबह जैसे ही इंटर किए तो पीछे देखे कि एक पूरा मरकरी निहर झकझकाता हुआ एक स्टूडेंट दिखे, उनको बुलाएं स्टेज के पास जो है आए तो पूछे, आप तो उनसे पूछे कि आप तो एकदम लड़कों के ब्यूटी किंग लग रहे हैं, क्या लगाए हैं, क्या राज है, तो वो बताएं सर पॉन्ड्स पाउडर लगाए हैं। एक्चुअली वो सूखा हुआ पाउडर लगाए हुए थे, तो जाड़े का मौसम है, मॉइस्चर तो डाउन रहता है, अब वो सूखा पाउडर लगाए हैं तो पूरा ऊपरी ऊपरी आ जाएगा, तो जाड़े के दिन में इसीलिए लिक्विड क्रीम यूज किया जाता है। हाँ, अगर आप भी अगर जो है मरकरी निहर झकझकाना चाहते हैं, निकालिए सूखल का पाउडर से पूरा लगाइए, दिन तो दिन छोड़िए रातों में झकझकाते रहिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन YDAC एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो 1:4। YDAC एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसका विड्थ का रेशियो 1:4 दिया हुआ है। कहा कि कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी मैक्सिमम मिनिमा इंटेंसिटीज का रेशियो इसमें पूछ रहा है। तो एकदम एक क्वेश्चंस का जो है कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, आप लोगों को पता था, क्या बताया था? I1/I2 जो होता है वो क्या होता है? A1/A2, यानी A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू विड्थ का रेशियो W1/W2। इस क्वेश्चन में W1/W2 दे दिया है, ठीक है। तो वो दे दिया है कितना? 1:4, तो 1/4, ठीक है। और ये किसके बराबर लिख सकते हैं? A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा पूछा है तो I मैक्सिमा जो होता है और I मिनिमा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग इस क्वेश्चन में वही करना है कि क्या कि A1/A2 का जो यहाँ पे पहले सबसे पहले A1 A2 का जो एक रिलेशन निकाल लेना है इस विड्थ रेशियो से, और उसको इसमें पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई भी किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, 1 मतलब √4 हो जाएगा, तो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखिए 1/4 इज इक्वल्स टू A1/A2, ठीक है। तो 1/4 का क्या हो गया? ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे लिख देंगे, यहाँ पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1/4 इज इक्वल्स टू A1/A2 का पूरा का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, यानी 1/4 अंडर रूट में A1/A2। अब A1/A2 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू A1/A2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A2 × 1, A2 + 2, A2 इज इक्वल्स टू 2A1 आ गया। ये रिलेशन याद रखना है, इसमें ये निकल के आ गया, A2 इज इक्वल्स टू 2A1। अब रखते हैं इस वाले फार्मूला में जो अभी रखे थे, I मैक्सिमा बाई I मिनिमा वाले में, ठीक है। इसमें क्या होता है? यही ना होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, अभी लिखबे किए थे। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब की बार उल्टा, अब की बार क्या कीजिए, A2 के जगह पर 2A1 रख दीजिए, तो A1 + 2A1 डिवाइडेड बाई A1 इसके जगह पे -2A1, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना, मतलब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3A1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें देखिएगा -A1 हो जाएगा, -A1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो गया? 9A1 का स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर से कट गया तो 9/1 आ गया, यानी कि I मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो क्या आ गया? 9:1। पहले इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 9:1, यानी ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। देखिए 9:1 करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन कंसेप्ट इतना क्लियर कर दिए हैं पहले ही स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसके ऊपर, कि आपको विड्थ का रेशियो दे, इंटेंसिटी का रेशियो दे, कोई भी रेशियो यदि आपको देता है तो मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन तो फिक्स आपके एग्जाम में इससे रहता ही रहता है। तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, आई होप। आइए तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा ऐसा वाक्य कोई हो जाता है कि पूरा दिन आइए, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके भी कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो है सुखला पाउडर खूब लगाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, कोई भी, दोनों जेंडर के लिए बात हो रही है, कमेंट छोड़िए, लेकिन ध्यान रखिए जाड़े का मौसम है, ठीक है। Question number 12, if the intensity of constructive interference is maximum, then which type of fringe occurs? अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो ब्राइट फ्रिंज अकर्स होता है, ऑप्शन ए। अब इसके साथ में एक और लिख लीजिए, अगर जो है इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, ठीक है, तो डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होगा। यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, लेकिन इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम ये किसके लिए था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, मैक्सिमम था इंटेंसिटी, ठीक है। और यहीं पे हो जाता है डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या हो जाता है सुन, यहाँ पे ये हो जाता है डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये भी इसमें एसेंस लिख लीजिए, साथ में वो भी कभी आया क्वेश्चन में तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर एसेंस पहुंचते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अपर्चर विड्थ ए एंड वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस बताइए जब उसका जो है ये है उसका क्या है अपर्चर का जो मतलब विड्थ है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसका पहला ही होता है सन्स यही होता है ए। फ्रेस्नेल डिस्टेंस को जेडी से डिनोट करते हैं सन्स, और ये होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है सन्स। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए सन्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं सन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, याद है सर माइक्रोस्कोप में भी हम लोग देखे थे 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा देखे थे, यहाँ पे आपकी बात टेलीस्कोप की बात किया है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। इसको मार्क कीजिए, इस ऑप्शन को जो है d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखते हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा। देखिए सर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछता है सुन कि एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो देखिए सुन जो यहाँ पे समझ लीजिए जो रिजॉल्विंग पावर जो होता है सुन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वो 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है किसके टेलीस्कोप के लिए सुन, इसके 1 तो रिजॉल्विंग पावर में क्या था सुन डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। तो अब जो है अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखें तो वो तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा सुन, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका है, यानी 1.22 लैम्डा बाई आपका डी हो गया सुन, ठीक है। ये डी डायमीटर ऑफ उसका ऑब्जेक्टिव का है सुन, डी है जो, और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है सुन। ये भी ध्यान रखना कौन क्या है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है सुन, ठीक है। तो आप देख लिए सुन कि ये जस्ट रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर के। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, मैच कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 90 डिग्री, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज। कहा कि फेज डिफरेंस जो है किसी जो है मतलब ऐसे टू वेव्स का जो है वो 90 डिग्री पे है उसका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बताना है सर, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक फार्मूला होता है सर, लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये होता है सन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस दोनों वैल्यू में वैल्यू दिया हुआ है 2a1 a2 cos फाई का इसमें वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, फाई दिया हुआ है इसमें 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कोई ऐसे भी लिखेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, मतलब एम्पलीट्यूड है तो थोड़ा सा इसको ए और यहाँ पे जब फिक्स में यहाँ पे जो है आर दे देता है, ठीक है। तो अब रखिए यहाँ पे a1 a2, अब देखिए तो अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ cos फाई में फाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर होता है।
अब जीरो बराबर होता था, रखिए यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे cos 90 का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे सीधे जो है यानी कि cos 90 डिग्री यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे पूरा वैल्यू ये जीरो हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और अंडर रूट में ये हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, गलत है। a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये भी गलत है। a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर पावर 1/2। तो इसको एस्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बाय कॉन्सेप्ट समझते हुए जो है जितना भी क्वेश्चंस है, जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप पॉज करके इसको ट्राई भी करें और देखिए कितना कितना आप इसमें, जैसे मतलब एक स्लाइड में जैसे 5-6 क्वेश्चंस रहता ही है, तो देखिए कि इसमें कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर से वीडियो सॉल्यूशन करेक्ट कर भी लिए तो भी उसको जो है आप सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम ऑप्शंस को लेकर के भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशंस कर देते हैं कि इस ऑप्शंस का जो है दूसरा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एकदम बी कॉन्फिडेंस अबाउट एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस नंबर 17 पे बात करते हैं सुन, द रीजन फॉर द फेनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इज, यानी कि इंटरफेरेंस का क्या रीजन हो सकता है। तो पहला का फेज डिफरेंस, चेंज इन एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी चेंज, ये हो जाएगा इंटेंसिटी चेंज। यानी कि जब भी इंटेंसिटी चेंज होता है ना, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस का एक पैटर्न हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखते नहीं है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्वेश्चन भी था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसका जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो ब्राइट फ्रिंज कहलाएगा, एक लाइन में याद रखिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसका इंटेंसिटी मिनिमम होगा और वो डार्क फ्रिंज कहलाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ इंटेंसिटी चेंज इसका जो है राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का है, 18 क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। अच्छा, ये एक बार और आया था फ्रिंज विड्थ, इसको जो है हम लोग भी बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन अब की बार जो दिया गया है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग कर दिया गया है। अलग अलग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तभी इस क्वेश्चन को डाला गया होगा कि पहले भी जो किसी क्वेश्चन स्लाइड में जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, या उसी को फ्रिंज विड्थ। तो वहाँ पे हम बताए ही थे बी जो होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी जो कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल डी जो है दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वेब ऑप्टिक्स है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा आपके जैसे सिलेबस से थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस भी मिल जाता है, तो इसलिए उस सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम यहाँ पे डाल दिए हैं। वेब फ्रंट is the locus of all the point where the particle of the medium vibrate with the same क्या होगा frequency, period, phase और amplitude। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंस ऑप्शन नंबर सी, यानी फेज। यानी कि जो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो होता है, जो लोकस हम लोग मिलाते हैं, तो उसका जैसे कोई सोर्स है, उससे जो है रेज ऑफ लाइट निकला, तो अब उसके लोकस से अगर आप जो है पूरे को मिला दीजिएगा तो उसका वेव फ्रंट कहलाता है। तो वो क्या होता है, उसका फेज जो होता है सन वो सेम हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन का क्या कॉज हो सकता है सन, ये किसी उसका क्वेश्चन होगा सन, मॉडल पेपर का हो सकता है या कहीं दिया होगा काफ़ी। देखिए इसका जो है 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्पर्जन। देखिए रेनबो फॉर्मेशन में ठीक है रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, तो एक हम लोग मिला करके अगर इस तरीके से आंसर है ना, तो उसका हम लोग आंसर दे देते हैं मेन जो है सनलाइट जो ड्रॉपलेट जो होता है उसके कारण जो होता है सनलाइट जो आता है तो इन्वायरमेंट में रहता है, उसी के वजह से जो है यहाँ पे कुछ फेनोमिनन डिफ्रैक्शंस का डिस्पर्जन का फेनोमिनन दिखाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट विद द डायरेक्शन ऑफ रे इज। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव फ्रंट विद द डायरेक्शन ऑफ रे
क्या होगा एस्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हम इसको डिटेल कर देते हैं कि इसका क्या होगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए वेव फ्रंट जो आप पढ़े होइएगा एस्टूडेंट्स, वो 2-3 टाइप का वेव फ्रंट जो हम लोग को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में बेसिक्स। पहला तो है एक तो जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट जिसका पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है। लीनियर वेव फ्रंट जो सिलेंड्रिकल के लिए, एगो प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। तो कोई भी ले लेते हैं एस्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा एस्टूडेंट्स, वेव फ्रंट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स ले लिए, एस इज द सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये सब वेव फ्रंट निकल रहा है सन, देखिए सन। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन रे है, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम लोग का सोर्स हो गया है, पॉइंट सोर्स हो गया। तो अब देखिए ये इसका वेव फ्रंट है, ये जो लोकस ऐसे खींचे हुए हैं ये इसका वेव फ्रंट है, और वो प्रोपागेशन हो रहा है। तो देखिए ना हर एक जगह क्या हो जाएगा, हर एक जगह 90 डिग्री होगा, यानी हर एक जगह परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से। तो यानी पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, तो उसका परपेंडिकुलर में जो है देखिए उसका प्रोपागेशन हो रहा है, ये रे हो रहा है। किसी के लिए भी देख लीजिएगा, चाहे आप प्लेन के लिए भी अगर देख लीजिएगा, उस कंडीशन में भी वैसा ही होता है, इधर से लाइट पास होता है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर का केस बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। और भी इसमें साइड में बना दिया जाता है कि इसके साथ यहाँ पे वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आगे तक मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए इस क्वेश्चन का द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहाँ गया, ऑप्शन ए यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का है। एक्चुअली में ये 21 नंबर हो गया था, नंबरिंग यहाँ पे ये 22 होना चाहिए था, ये 22 है, और ये 23, 24, 25 और 26, क्योंकि पिछले स्लाइड में 21 तक हम लोग देख लिए थे। इफ इंटेंसिटी ऑफ 2 लाइट वेव्स इज सेम, 2 लाइट्स वेव है जिसका इंटेंसिटी सेम दिया हुआ है, ठीक है। I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I, यानी I दिया हुआ है। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय द इंटरफेरेंस एट फेज डिफरेंस फाई, यानी कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए जिसका फेज डिफरेंस फाई है, और उसका जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, ठीक है। तो आइए अभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, कि I जो होता है, I रिजल्टेंट जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2, ये क्या होता है अंडर रूट में होता है, और यहाँ पे हो जाता है कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई इस तरीके से। अब देखिए दोनों जगह वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए। अब देखिए I1 के जगह पे I रखिए, I2 की जगह पे भी I रखिए, और दोनों का एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। तो अगर यहाँ पे दोनों पे वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर दोनों जगह वैल्यू रखते हैं तो I, ठीक है, I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I कॉस फाई, करेक्ट। अब देखिए I प्लस I क्या हो गया, 2I हो गया, और यहाँ I स्क्वायर हुआ, इसमें से ये बाहर निकालेंगे तो ये भी 2I हो जाएगा साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस फाई। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन से देख रहे हैं कि अब यहाँ से अगर 2I कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई। अब 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है अब देखे होइएगा मैथमेटिक्स में कि 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं 2I इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय द इंटरफेरेंस एट फेज डिफरेंस फाई, यानी ऑप्शन इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको एक बार जो है आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन जो है 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहा कि एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल्स टू, यानी एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फार्मूला वगैरह रिलेटेड पूछ देता है या वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब एंगुलर डिस्पर्जेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है म्यू भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होगा, प्रिज्म हो गया जिसका जो है क्या है, वायलेट है। उसी तरीके से आर किसके लिए होगा, रेड के लिए, और यहाँ पे एक और ए भी है, तो ए को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एक मिनट, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 एक बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए ये लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ रेड कलर, ठीक है। उसके बाद ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड वेदर है तो इसमें क्या ज़्यादा बोलने की वजह से, ऑफलाइन क्लासेस भी हम पढ़ाते हैं तो मॉर्निंग से ही, अभी क्रैश कोर्स ये सारे चीज़ें चल रही है तो मॉर्निंग से ही बोलना पड़ता है, तो गला जो है थोड़ा सा इसमें गला फंसने लगता है, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा जो है लिक्विड वाटर वगैरह का सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखे, 24 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, यानी डिस्पर्सिव पावर्स के लिए कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो रिलेशन देखते हैं, इसका करेक्ट रिलेशन होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस म्यू आर, यही ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट रिलेशन है। म्यू भी म्यू आर समझ ही गए स्टूडेंट्स, और म्यू वाई जो है ना, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, म्यू वाई जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ऑफ येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी इसमें जो वैल्यू दिया रहता है तो एक इससे क्या आप याद भी कर लीजिएगा आसान तरीके से जो है, और पता रहेगा कि कौन क्या है, ठीक है। एक लिख दिए थे, हाँ ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। नेचर ऑफ लाइट वेव्स आर, तो देखिए लाइट वेव्स का जो नेचर होता है, जो अभी मॉडर्न अभी हम लोग जानते हैं, वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव नहीं, यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर्स का होता है, ठीक है। इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि लाइट जो है क्या है, तो लाइट अगर कोई है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो साइड में लिख लीजिएगा कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सुन, लाइट जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पे आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है, मतलब उसके जो है परपेंडिकुलर प्रोपागेशन ऑफ वेव्स होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्चुअली पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए जो है इसका ऑप्शन टिक मार्क कर लीजिए बी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंटेंसिटी इसका होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन लैंग्वेज इसका जो है थोड़ा सा बदल के आ गया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इंटेंसिटीज का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ब्रेस्टर लॉ गिव्स द रिलेशन इज, यानी ब्रेस्टर लॉ जो है वो कैसा कौन सा रिलेशन देता है। तो ब्रेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है सर ये वाला, म्यू इज इक्वल्स टू tan IP, याद रखना है सर, ये ब्रेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो है म्यू इज इक्वल्स टू tan IP हो गया, ठीक है। देखिए ये लास्ट स्लाइड है, बट इसके जितने भी इधर जो इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते नहीं कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
तो वैसी वाली बात है। सो हर एक ऑप्शंस पे भी जो है इसका बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर, 27 इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज। ठीक है सर, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात किया है सर, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ध्यान रखना सर, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, ये इंटरफेरेंस का नहीं है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो डिफ्रैक्शंस में जो है जो वैल्यू जो आता है इसका जो है विड्थ जो आता है वो होता है सर बीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना है, बीटा इज इक्वल्स टू 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आइए ऑप्शन मिला लीजिए सर, 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी इस ऑप्शन में 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, अब ध्यान देना है सर, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्वेश्चन पूछा किसके लिए सर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है सर, बार बार मिलता है इसमें क्वेश्चन जो है कि ऐसे पूछ देगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के लिए क्या होगा, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, कैसा क्या पूछेगा सर, ये देखिए ऐसे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये तो सिर्फ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम था जो यहां से क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका जो वैल्यू जो होता है वो होता है ये 2d थीटा के बराबर जो हो जाता है सुन, तो इसका जो वैल्यू जो होता है वो ध्यान रखना है 2 लेमडा बाई स्मॉल डी के बराबर जो ये होता है। ये किसके लिए हो गया सुन, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो गया। तो ये दोनों याद रखें, अगर ये इसके लिए दे तो ऑप्शन नंबर बी तो देख ही रहे हैं सुन, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, लेकिन अगर उसमें एंगुलर लगा दे सुन तो उसमें वो ऐसे निकालते हैं 2d थीटा निकालते हैं, तो 2 लेमडा बाई स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा सुन। ठीक है, डी तो समझ ही रहे हैं, स्मॉल डी किसके क्या होता है सुन, वो फ्रिंज के बीच का जो है डिस्टेंस होता है, और कैपिटल डी क्या होता है, फ्रिंज और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इसमें दिया हुआ होता है सुन, करेक्ट है। तो इस तरीके से अब आइए इसी तरीके से सुन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सुन, ये भी जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न का ही है, मतलब अब अभी जो क्वेश्चन जो इसमें मिल रहा है वो डिफ्रैक्शन का है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी सेकेंडरी तो प्राइमरी भी हो रहा होगा सुन, लेकिन क्वेश्चन किस पे है सुन, सेकेंडरी के लिए है। तो सेकेंडरी के लिए देख लेंगे तो क्या हो जाएगा सुन, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आइए सुन इस क्वेश्चन में बताते हैं ऑप्शन इसका एक्चुअली सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इसका जो फार्मूला होता है सो एक बार देख लीजिए। nth सेकेंडरी के लिए जो है जो हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, चाहे आपके भी लेक्चर में आ जाएगा वेब ऑप्टिक्स में, तो उसका फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला है। ठीक है, अब आइए इसमें क्वेश्चन खोजते हैं, ऑप्शन खोजते हैं इस क्वेश्चन का। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा हाँ ये उसका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बैंक में कहीं से हम इसको देखे हुए थे कि इस फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जब n का वैल्यू पुट करते हैं तो ऑड वैल्यू आता है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग को मिला हुआ था इंटरफेरेंस के केस में, तो यहाँ पे भी अगर n का वैल्यू आप जैसे 2 रखिएगा तो ये भी ऑड आएगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल आता है, तो इसीलिए अब इस तरीके से ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 लेमडा बाई 2। करेक्ट है, और इसमें भी n का वैल्यू अगर आप लेट सपोज यहाँ रख के देखिए, अगर 2 रख के देखिएगा तो 2 × 2 4 और +1 5/2 लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑड आ रहा है, तो इसीलिए जो है हम ये भी इसका ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी जो है अकॉर्डिंग टू दिस, ये चारों ऑप्शंस को लेकर के देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर किसके लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, ये डिफ्रैक्शंस का क्वेश्चन वगैरह इसमें है। अब आइए और ये भी साइड में लिख लीजिएगा जो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2 है, तो इसको भी लिख लीजिएगा।
ठीक है, डिफ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एंगुलर विड्थ वाला हो गया सन। अब आते हैं सन क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है सन, ये देखिए फिर से 27, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसमें 31 था, 30, तो ये कितना जाएगा 31। फाइंड द एंगुलर रिजोल्यूशन, ठीक है सर, एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है सर, एट वेवलेंथ ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं सर। अच्छा आपको मेरा एसेंट है सर स्टूडेंट बोलना, क्योंकि जो है हम भी जो एक टीचर जैसे पढ़ते थे अपने टाइम में जो है, तो हम लोग टीचर जो स्टूडेंट बुलाते थे, विद्यार्थी जी या स्टूडेंट ऐसे बोलते थे, तो फिर उन्हीं का जो है फॉलो हो गया आप लोगों के पास भी, हम भी आप लोग को स्टूडेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि स्टूडेंट बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए इसमें क्वेश्चंस का है कि एंगुलर रिजोल्यूशन मतलब डी थीटा निकालना है सन्स। तो डी थीटा का जो फार्मूला होता है टेलीस्कोप में एंगुलर रिजोल्यूशन हम लोग देखे थे ना, तो 1.22 लेमडा बाई डी होता है, ये होता है एंगुलर रेजोल्यूशन का फार्मूला है 1.22 लेमडा बाई डी। तो लेमडा का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर, इसको चेंज करना है, पहले मीटर में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर लेना है, उसके बाद यहाँ वैल्यू रखना है, ठीक है। यहाँ एक बार ट्राई करके देखिए तो ऑप्शन मिलाइए, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहले पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, फिर हम बनाते हैं। आइए जब तक ऊपर मिटाते हैं इसको बनाइए एक बार, आइए, ठीक है। एंगुलर विड्थ ये एस 2 डी थीटा यानी 2 थीटा ही होता है सर, 2 थीटा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब देखिए बहुत सारे कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ेगा, तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब ऑप्शन उस तरीके तो छोड़ तो सकते नहीं है, तो ऑप्शन आप लगाइए टिक मार्क, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होता है, ठीक है। ये भी एक आध दो क्वेश्चन हर एक जो आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वही कॉन्सेप्ट पे जो है आप उसको बनाते रहिए, ठीक है। आइए सेंस इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आइए डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया 1.22 इंटू, अब देखिए लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर, तो 0.5 है तो 0.5 तो रहने देते हैं। अब माइक्रो है तो माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आइए डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप 5 सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाई डी, तो 5 इंटू सेंटीमीटर है तो 10⁻, क्या करेंगे सन -2, करेक्ट है। आइए तो फिर देखते हैं, आइए सन यहाँ से पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे एगो 10 लेके आ जाइए, 5 से 5 कट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ सन 1.22, 10 इसमें एक चला गया तो 10⁻⁻1 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे हुआ, ऊपर चला गया तो +1 हो गया सुन, यानी कि 10⁻1 हो गया, सिर्फ इसको +1 भी या 1 लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.22 इंटू 10⁻ कितना हो गया सुन -5, करेक्ट है। 1.22 इंटू 10⁻⁻5, इसका यूनिट होता है सुन रेडियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंगुलर रिजोल्यूशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा VVI कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ गया 1. आइए ऑप्शन मिलाइए 1.22 1.22 10⁻⁻8 ये नहीं होगा, 1.22 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए हर एक टॉपिक कवर हो रहा होगा इसमें, तो एक एक क्वेश्चंस को जो है जो आप नोट डाउन कीजिए सारे चैप्टर्स का, जैसे अभी वेब ऑप्टिक्स एक कंप्लीट ही होने वाला है, एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं सर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इन YDAC द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ्ड, मतलब HLVED हाफ्ड समझिएगा, हाफ कर दिया गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन इज डबल, ठीक है। देन द व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, तो उसका फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, खुद से भी इसको बना करके इसका ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। आइए फ्रिंज विड्थ जो है कुछ चेंज कर दिया है और यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ठीक, आइए देखिए इसमें क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कहता है B = लेमडा कैपिटल D/स्मॉल d होता है सर,
ठीक है। अब देखिए क्या कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ, मतलब डी बिकम्स d/2 हो गया, आधा हो गया, ठीक है। और जो है स्क्रीन से स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो डबल हो गया, और कैपिटल डी ये डबल हो गया, यानी लेमडा ये कैपिटल डी 2d के बराबर हो गया, और ये हो गया d/2 के बराबर। अब d/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 × 2 4 लेमडा d/d, यानी कि कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स जो है इसका व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीजेज हो रहा है सुन। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है सुन, देखिए इंक्रीजेज 4 टाइम्स, ठीक है। कुछ भी चेंज करेगा सुन, डी का वैल्यू कभी जो है 3 टाइम्स कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा सुन, ठीक है। और जो है कैपिटल डी का है स्मॉल डी में उस तरीके से चेंजिंग कर देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कितना जो है फ्रिंज विड्थ जो है उसका इंक्रीज हुआ। अरे तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वेब ऑप्टिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, हर एक टॉपिक को लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जो है आप इसी तरीके से मार्क कर करके जो है उसको जो है कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिखिए भी, क्योंकि इसको लिखिएगा तो हर एक जैसे अभी जो है वेब ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, यानी रे पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिए। अब इसमें बचा क्या, अब जो है फिर जो है हम लोग जो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों पार्ट भी कंप्लीट कर दिए हैं। फिर हम लोग आ जाएंगे मैग्नेटिज्म पे, ये आप लोगों के डिमांड पे ही इस दोनों को कंप्लीट कर दिए हैं, आ जाएंगे उस पे फिर मैग्नेटिज्म आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। उसको बनाने के बाद जो है उसका एक आध दो और आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट EMI का, और सीधे उसके बाद हम बनाएंगे कौन सा जो है मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जो उम्मीद है कि ये बहुत पहले ही, मतलब एग्ज़ाम तो अभी फरवरी में है, उससे पहले ही जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, बहुत पहले ही कर देंगे, ताकि आपको टाइम भी मिल जाए रिविजन्स के लिए ठीक है तो आप इसको देखिए एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।